ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं यामी गौतम और पंकज कपूर अभिनीत लॉस्ट का, जिसे इसी हफ्ते 16 फरवरी को ZEE5 पर रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जो इससे पहले 2016 की पिंक जैसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पिंक का रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो प्लीज आप उसे अवश्य देखना। बहुत सारी अलग अलग बातें, अलग अलग पहलू आपको उस रिव्यू के माध्यम से जानने को मिलेंगे। तो लॉस्ट मात्र 2 घंटे और 4 मिनट की फिल्म है। कहानी की बात करें तो देखिए, आपने वो नुक्कड़ नाटक वगैरह देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा। अगर नहीं देखा तो ये छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर देखिए। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। बलात्कारी थे तुम, बलात्कारी हो तुम। हिंदू सत्ता की हुकूमत, बलात्कारी हो तुम। पुलिस वाले, न्याय वाले, ये राज्य, ये कंट्री, इसका प्रधानमंत्री। ये हुकूमत अत्याचारी है, एक मर्द बलात्कारी। ये हुकूमत अत्याचारी है, एक मर्द बलात्कारी। ये हुकूमत शांति सेवा न्याय संरक्षणाय खंड गिराए। शांति सेवा न्याय संरक्षणाय खंड गिराए। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। है बस नारा। बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम। पुलिस वाले, न्याय वाले, ये राज्य, ये कंट्री, इसका प्रधानमंत्री। बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम, बलात्कारी हो तुम। तो दोस्तों, ऐसे जो सड़क पर किए जाने वाले नुक्कड़ नाटक होते हैं, ये ज़्यादातर जो लेफ्ट की विचारधारा के, वामपंथी विचारधारा के जो छात्र होते हैं, उनके द्वारा ज़्यादातर किए जाते हैं। और ऐसे जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनमें एक कॉमन बात आपको देखने को मिलेगी। इनमें सिस्टम, समाज, शासन, प्रशासन, पुरुष, रीति रिवाज, परंपराएं, पेट्रियार्की, इनके विरुद्ध विद्रोह करने की बातें की जाती है। हमारे वीडियोस में हम जो छाती कूटना शब्द उपयोग करते हैं, बिल्कुल वही। तो अब इस फिल्म के माध्यम से ये जो नुक्कड़ नाटक का कल्चर है, इसको एक प्रकार से प्रमोट करने का प्रयास किया है, या ऐसे जो नुक्कड़ नाटक करने वाले जो छात्र होते हैं, उनको इस फिल्म के माध्यम से विक्टिम बताने का प्रयास किया है। इवन वो अगर नक्सलियों के साथ में भी, अगर ऐसे जो नुक्कड़ नाटक करने वाले छात्र होते हैं वो नक्सलियों के साथ में भी अगर जाते हैं या उनके साथ में वो दिखते हैं, तो भी वो सिस्टम के विक्टिम है, इस कारण से नक्सलियों के साथ में, ऐसा एक प्रकार से ये फिल्म कहने का प्रयास करती है। हालांकि फिल्म को कहा तो गया है कि भाई ये सत्य घटनाओं से प्रेरित है, पर अब हम सभी जानते हैं कि भाई क्रिएटिव लिबर्टी, आर्टिस्टिक लाइसेंस के नाम पर जो फिल्म मेकर होता है, वो जिस विचारधारा से होता है, वो अपनी दृष्टिकोण से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर्स को, कहानी को लिखता है और वैसा ही चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर फिल्म का जो मुख्य पात्र है ईशान भारती, जो पहले नुक्कड़ नाटक करता था, जो छात्र है, और इस कारण से एक राजनेता दिखाया है, रंजन वर्मन उसका नाम, हाँ रंजन वर्मन उसका नाम है। तो वो ऐसे छात्रों को टारगेट कर रहा है, जो नुक्कड़ नाटक करने वाले छात्र हैं ना, उससे ये राजनेता बहुत परेशान है और उनको वो टारगेट कर रहा है। और इस कारण से ईशान का अभी अपने पहले के जीवन में रहना असंभव हो गया है। और इसके बाद में फिर नक्सली उसे अपने साथ में लेकर के जाते हैं। और फिल्म ये कहने का प्रयास करती कि भाई अगर मतलब सिस्टम का अन्याय इतना था कि ईशान का अपने पहले के जीवन में रहना संभव ही नहीं था, वो वहाँ पर जी नहीं पाता, इस कारण से अभी वो नक्सलियों के साथ में है। हालांकि फिर इसे किडनैप उन्होंने कैसे कहा है, ये मेरी तो समझ से परे था। और फिल्म मेकर ने कुल मिलाकर ईशान भारती का ये जो पात्र है, उसे सिस्टम का विक्टिम बताने का प्रयास किया है। और अभी वो नक्सलियों के साथ में है, और जब वो नक्सलियों के साथ में होता है, उसके बाद में नक्सली एक अटैक प्लान करते हैं रंजन वर्मन के ऊपर। तो उस अटैक से पहले जो ये ईशान भारती है, वो जिस लड़की से वो प्रेम करता था, वो लड़की अभी रंजन वर्मन के साथ में है, और ईशान उसे फ़ोन करके एक वीडियो कॉल वो उसे भेज देता है, जिस लड़की से वो प्रेम करता था, कि भाई ऐसा ऐसा हमला होने वाला है, तुम अपने आप को बचा लेना। अब इस वीडियो के माध्यम से फिल्म एंडिंग में फिर ये दिखाने का प्रयास करती कि भाई ईशान भारती मतलब वो सिस्टम का विक्टिम था,
समाज का, सिस्टम का, उसके अन्याय का, अत्याचार का विक्टिम था, इस कारण से अभी वो नक्सलियों के साथ में था, उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा फिल्म कहती है। हालांकि फिल्म अपने आप को काफ़ी जगहों पर बैलेंस करती है, ऐसा दिखाने का प्रयास करती है कि भाई हम ये जो लाल आतंक है, जो नक्सली है, उनकी साइड नहीं ले रहे, पर साथ में फिल्म में एक जगह पर ये मतलब कहने का प्रयास किया है कि भाई जो माओवादी एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो तो सत्यवादी होते हैं। केवल जो भीष्म राणा एक कैरेक्टर फिल्म में उन्होंने दिखाया है, भीष्म राणा का, नक्सली है और वो सत्यवादी नहीं है, बाकी तो माओवादी एक्टिविस्ट सत्यवादी होते हैं, ऐसा फिल्म कहने का प्रयास करती है। और ऐसे भीष्म राणा जैसे जो गिने चुने कुछ लोग होते हैं जो सत्यवादी माओवादिस्ट एक्टिविस्ट नहीं है, माओवादी है पर सत्यवादी नहीं है, ऐसे कुछ इक्का दुक्का लोग वो गलत होते हैं। और इधर जो पॉलिटिशियंस भी जो ऐसे नुक्कड़ नाटक करने वाले जो छात्र हैं उनको जो टारगेट करते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस और भीष्म राणा जैसे इक्का दुक्का जो सत्यवादी माओविस्ट एक्टिविस्ट नहीं है, उनके बीच में ईशान कैसे फंस गया है, ये फिल्म दिखाने का प्रयास करती है। ये जो सत्यवादी माओविस्ट वाला डायलॉग है फिल्म में, एक पॉजिटिव पॉलिटिशियन का कैरेक्टर दिखाया है और जो पत्रकार है यामी गौतम ने जो कैरेक्टर प्ले किया है विधि सहानी का, वो उस अच्छे पॉलिटिशियन के पास में मदद मांगने के लिए जाती है और वो अच्छा पॉलिटिशियन, पॉजिटिव कैरेक्टर ये कहता है कि भाई भीष्म राणा कोई सत्यवादी माओवादी एक्टिविस्ट नहीं है। मतलब वो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो ये मानता है, ये फिल्म दिखाती है कि बाकी जो माओवादी एक्टिविस्ट होते हैं वो सत्यवादी होते हैं। वैसे ये सत्यवादी माओवादी एक्टिविस्ट क्या होता है मेरी तो समझ से परे है, ये तो ऐसे हो गया सत्यवादी आतंकवादी। और इसके साथ ही फिल्म और भी अपने आप को कुछ बैलेंस करने का प्रयास करती है। पंकज कपूर का जो पात्र है वो फिल्म में जगह जगह पर श्रीमद् भगवत गीता को उल्लेख करता है, उसका उल्लेख करता है यामी गौतम और पंकज कपूर के माध्यम से। मतलब हम कोई हिंदू संस्कृति के विरुद्ध नहीं है, हिंदू कल्चर का हम सम्मान करते हैं, ऐसा भी फिल्म में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और ये जो कुछ भी नुक्कड़ नाटक का कल्चर हो या जो कुछ भी फिल्म मेकर को अपनी विचारधारा को फिल्म के माध्यम से दिखाना था, उसके लिए उन्होंने समाज का जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उनका उपयोग किया, उनका एक प्रकार से शील्ड की तरह उपयोग किया, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि फिल्म का जो ईशान भारती का पात्र है उसे समाज के पिछड़े वर्ग से उन्होंने दिखाया है। हालांकि ये बात मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गलत लगती है, क्योंकि समाज का जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उनकी जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है, उनको हमारे फिल्म मेकर्स कभी भी सामने नहीं लाएंगे। पर अपना एजेंडा या अपनी विचारधारा को जो प्रमोट करना होता है, तब ये फिर समाज को जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उनको केवल एक टूल की तरह फिल्म मेकर्स उपयोग करते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। और इस फिल्म की सबसे इलॉजिकल, सबसे हास्यास्पद बात तो ये लगती है कि फिल्म ये कहने का प्रयास करती है कि ऐसे जो नुक्कड़ नाटक करने वाले जो छात्र होते हैं उनके साथ सिस्टम चाहे कितना ही अन्याय क्यों ना कर ले, चाहे कितना ही उन पर अत्याचार क्यों ना हो जाए, फिर भी हमारे देश की मीडिया, शासन, प्रशासन, पुलिस, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हालांकि सत्य परिस्थिति इससे बिल्कुल ही विपरीत है। हमारे देश में जो लेफ्ट के जो छात्र है, वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो छात्र हैं, या फिर ऐसे ढपली और झोला लेकर के जो आज़ादी वगैरह के जो नारे लगाते हैं, ऐसे जो छात्र हैं, उनको अगर जेएनयू में कहीं पर छींक भी आ जाती है ना किसी यूनिवर्सिटी में, तो भी तुरंत पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। हमने देखा हुआ है कि कथित रूप से लेफ्ट के छात्रों पर हमला हुआ, इस प्रकार की न्यूज़ हमने पिछले 3-4 वर्षों में आपने कई बार सुनी होगी। हालांकि उसकी सत्य परिस्थिति बाद में कुछ अलग ही है, ये हमें पता चलता है। पर जो भी हो, उसके पीछे की सत्य परिस्थिति या जो भी हो, पर इतनी बात अवश्य सत्य है कि हमारे देश का पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है, चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया हो, कला और साहित्य का क्षेत्र हो, बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हो, वो तुरंत ऐसे लेफ्ट की विचारधारा के छात्रों के सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। केवल देश की ही मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तक उनके सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है। तुरंत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं, चाहे वो बीबीसी हो, अल जजीरा हो, हफिंगटन पोस्ट हो, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह वगैरह, वो तुरंत आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हुए भी फिल्म में इससे बिल्कुल ही एक विपरीत चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब कम से कम कुछ तो रियलिस्टिक लगे ना। आप जो फिल्म में बात दिखा रहे हैं वो किसी तो एंगल से कुछ तो रियलिस्टिक लगनी चाहिए ना। पर फिल्म मेकर को तो जो भी उन्हें ऐसे जो नुक्कड़ नाटक करने वाले जो छात्र होते हैं उनको विक्टिम दिखाना था,
उसके लिए उन्होंने जो कुछ भी वो दिखा सकते थे, जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को वो लिख सकते थे, वैसा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि इसे सत्य परिस्थिति कहा गया है। अब जो छात्र नक्सलियों के साथ में है, वो अचानक से एक दिन गायब हो गया था। अब उसे नक्सलियों ने किडनैप किया था, या वो अभी क्यों है नक्सलियों के साथ में, कैसे गया था, स्वेच्छा से गया था या स्वेच्छा से नहीं गया था, पर फिल्म में तो उस पात्र को विक्टिम उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। बाकी मुझे थोड़ा सा बुरा बस यामी गौतम के लिए फील हुआ, पता नहीं उन्होंने ऐसी फिल्म करने के लिए हाँ कैसे बोला। बाकी पूरे फिल्म में केवल यामी गौतम ही एक पॉजिटिव बात मैं कहूँगा। उनके चेहरे पर पता नहीं एक बहुत ही सकारात्मकता, एक बहुत ही पॉजिटिविटी यामी गौतम के तरफ देखकर हमें पूरे फिल्म में फील होती है। तो केवल एक यामी गौतम ही फिल्म का एक पॉजिटिव पॉइंट मैं इसे कहूँगा। कुल मिलाकर मुझे तो लॉस्ट ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, और केवल फिल्म की विचारधारा के कारण ही नहीं, तो इवन आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर फिल्म को देखेंगे तो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था वो कहीं से भी एंगेजिंग नहीं था। फिल्म देखने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बन पाता, डायरेक्टर हमें अपने साथ में बांध कर नहीं रख पाए हैं। एक यामी गौतम को अगर हम छोड़ दे तो बाकी किसी का भी परफॉर्मेंस भी ऐसे कोई याद रखने जैसा नहीं था। कुल मिलाकर हर प्रकार से मैं फिल्म को एक निराशाजनक ही कहूँगा। मैं लॉस्ट को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।